नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव का रण रोमांचक होता चला जा रहा है। 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, छठे और 7वें चरण की वोटिंग बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली का दंगल भी रोचक हो चला है। देश की राजधानी दिल्ली के दंगल में कई प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। एक और जहां मोदी को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है, मोदी के बायोलॉजिकल वाले बयान को उन्होंने अपनी सभा में मुद्दा बनाया है, पूछा है। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ सवाल किए हैं। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। तो आपने सुना, राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है पीएम मोदी के एक बयान को लेकर। उन्होंने जनसभा में कहा है कि मोदी ने कहा बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो क्या परमात्मा ने उन्हें भेजा है? ये सवाल किया है जनसभा के माध्यम से। आज के एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जनसभा में मुद्दा बनाया है कि पीएम मोदी ने बयान दिया है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो क्या परमात्मा ने भेजा है, और क्या मैसेज देने का प्रयास जनता के बीच में? देखिए, अभी राहुल गांधी जी का जो बयान आपने डेस्क पे चलाया है, राहुल गांधी जी की भाषा शैली को आप देखिए, जो देश के 5वें स्तंभ मीडिया को किन शब्दों से उनका उच्चारण कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का उन्होंने चयन किया है। पूरे देश की जनता इस बात को देख रही है और भली भांति समझ रही है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो देश की जनता के भाव हैं, उनके विपरीत जाकर राहुल गांधी जी न देश की नब्ज पहचान पा रहे हैं, न देश की जनता की सोच को समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के बाइस के अलावा ना कोई वो बात रख पा रहे हैं जनता में, ना उनकी कोई पहचान और पैठ बन पा रही है। नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र को उन्नतियों पे ले जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है, उसकी और कदम बढ़ा रहे हैं। और देश की पूरी जनता पूर्णतः आशान्वित है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और राहुल गांधी जी से इस देश को ना कोई अपेक्षाएं हैं, ना कोई उनकी आशा है। चाहे उनकी भाषा शैली हो, चाहे उनके वादे हो, चाहे उनके कमिटमेंट हो, इस देश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है। कल परसों एक सभा में वो बोल रहे थे कि ठक ठकाठक 1 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसी तरह राजस्थान की जनता ने भी उनका 1 से 10 तक गिनती देखकर किसानों की कर्ज माफी वाला भाषण भी राजस्थान की जनता को याद है और पूरे हिंदुस्तान ने भी उसे देखा है। तो नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का न कोई चुनाव में कंपैरिजन है और ना नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी है। अनुश्री जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, विक्रम जी कह रहे बेतुके बयान राहुल गांधी देते हैं और जनता की नब्ज टटोलने में फेल रहे हैं, क्या कहेंगे? आशीष जी, देखिए अभी जैसे विक्रम जी ने बोला, तो ये किस भाषा शैली की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी यदि ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं जितना मानती हूँ इस दुनिया में सभी बायोलॉजिकल है। अगर ऐसी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है तो वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितना मेरी आपसे समझ कहती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति खेल रही है, जिस तरह से जनता को बेवकूफ बना रही है, आज आशीष जी देखेंगे तो इनके पास मुद्दों का विषय नहीं है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका ये जिक्र नहीं करेंगे, युवाओं के भविष्य का ये जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे ये धर्म की। ये कौन सी बात हुई कि मुझे परमात्मा ने भेजा है? अगर इंसान परमात्मा की तुलना करता है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात होगी, क्योंकि यहाँ पे तो धरती पे तो सभी बायोलॉजिकल है।
तो बात होती है, आपको अगर लोकतंत्र है तो इसमें मुद्दों की बातें करनी चाहिए, ना कि जनता को भ्रमित करने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ ही वो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो राम नाम को पूरे देश भर से हटा देगी और साथ ही साथ आशीष जी देखिए, SC/ST के आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को बांट देगी। आशीष जी देखिए, वापस वही बात आती है कि जनता को भ्रमित किया गया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे और कुछ नहीं किया है। भारत के संविधान में, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पे धर्म की बात हो ही क्यों रही है? मैं ये इतना सा पूछना चाह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से। सभी समान है, इक्वलिटी की बात करें, अब राइट टू इक्वलिटी की बात करें, मुद्दों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें। आज युवाओं के भविष्य से इतना खिलवाड़ हुआ। इन्होंने अग्निवीर के बारे में बात करी, नहीं करी। जो 1.5 लाख भर्तियां थी उनको भी इन्होंने रोक दिया, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। तो वो क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें कि मुद्दों को लेकर के बात की जाती है लेकिन भटका दिया जाता है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि इन्होंने धारा 370 हटा दी है, राम मंदिर बना दिया है, जो वादे मैनिफेस्टो में इन्होंने किए वो वादे कर दिए हैं और अब आगे देश को विश्व की इकोनॉमी में 5वें पायदान पर लेकर के आए हैं, 3रे पायदान पर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आशीष जी, अगर देखिए, इन्होंने वादे अगर पूरे कर दिए होते तो इनके पास आज, ये केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है, इनके पास धर्म, धारा 370, इनके अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर विषय होता है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि इन मुद्दों पे ये बात कर सके। हमेशा आशीष जी, एक बार मैं बोल लूं, हमेशा ये आक्रामक होते हैं सिर्फ इस बात को लेके, धर्म की बात को लेके, धारा 370 की बात को लेके। किया है, बहुत अच्छी बात है, हम साथ है, लेकिन इनका आक्रामक होने का यही कारण है सिर्फ। 2014, उसके बाद 2019 और अब 2024 की बात की जा रही है। और देखिए, 2024 के परिप्रेक्ष्य की बात कुछ अलग कह सकते हैं। जनता को एक कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जो है इस बात को धीरे धीरे समझ रही है। जिस तरीके से, जो मैं खुद अगर पार्टी से हटके भी बात करूं तो जितनी गंदी ये धर्म की राजनीति फैली थी यहाँ पे, तो उसको लेके अब जनता जो है वो समझ रही है। ठीक है, विक्रम जी। आशीष जी देखिए, अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। जिस देश में प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहले हक मुसलमानों का यहाँ के संसाधनों पर है, अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी जाति की धर्म की राजनीति करती है। अगर यहाँ पर 10% आरक्षण आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को धर्म के नाम पे दे दिया जाता है, अगर उसका विरोध किया जाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। MU में और जामिया मिलिया इस्लामिया में SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म करके मुस्लिम छात्रों को दे दिया जाता है और उसको जब विरोध किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि धर्म की राजनीति कर कौन रहा है, क्योंकि देश की जनता को तो समझ में आ रहा है कि धर्म की राजनीति किसने की है। और इसी का कारण है कि आप देखिए, जो पार्टी इस समय 402 सीटों पे होती थी वो पार्टी आज 40 सीटों पे सिमट कर रह गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़कर काम किया है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर घर महिला की अस्मिता के लिए शौचालय बनाए, रसोई के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाया। तो हजारों काम और योजनाओं जनता को लाभान्वित देने के लिए काम किया। इसीलिए देश की जनता तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रही है। बिल्कुल, लेकिन संविधान को लेकर चर्चा उठती है। राहुल गांधी ने आज भी दिल्ली के एक जनसभा के अंदर भाषण में कहा है कि बीजेपी संविधान बदलने के सपने देखना बंद कर दे, संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। तो संविधान बदलने की बात कहां से आती है फिर? आशीष जी देखिए, राहुल गांधी जी के वादों पे, कमिटमेंट पे और राहुल गांधी जी के द्वारा रखे गए विचारों से देश की जनता भली भांति अवगत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में और भारत के संविधान में पूर्ण आस्था रख रही है। संविधान संशोधन समय समय पे हमेशा होते रहे हैं, लेकिन संविधान परिवर्तन की कभी भी बात नहीं हुई। ये एक झूठ को बार बार इतनी बार बोलने लग रहे हैं कि शायद जनता कभी ना कभी बहकाव में आके इनको सच मान ले। क्योंकि राजस्थान में भी पिछली बार इन्होंने यही किया था कि साहब हम किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और लोगों को लगा शायद ये कर पाए। उसी के फलस्वरूप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश ने और राजस्थान की जनता ने उसका जो परिणाम दिया, कांग्रेस सरकार को हाशिए पे जाना पड़ा। उसी तरह ये बार बार दोहरा के और ये सोच रहे हैं कि बार बार अगर एक झूठ को दोहराया जाए तो शायद इनको कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। लेकिन भारत का मतदाता बहुत जागरूक है और वो सब चीजों को समझ रहा है।
बिल्कुल अनुश्री जी, भारत का मतदाता जागरूक है और आप लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी बयानों में कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा, और भाजपा अगर आ गई तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को छीन लिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन जनता भरोसा नहीं करेगी, जैसा विक्रम जी कह रहे हैं। विक्रम जी के कहने से मैं नहीं समझ पा रही कि कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से इन्हीं के लोग डिबेट्स में आके बोलते हैं, मंच पे भाषणों में आके बोलते हैं, तो ये सारी चीजें और जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ये चीज ये लोग करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं तो सिर्फ एक सवाल मैंने पहले भी जब बोला था इतना सा किया था कि आप आपके जो 10 साल की सरकार रही है उसकी कार्य प्रगति पे बात कीजिए। हमेशा आप लोग डिबेट में आते या मंच पे आते धर्म पर क्यों आक्रामक होते हैं? क्या जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं? और जनता अगर जागरूक है तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जनता जागरूक है और सब समझ रही है। आप जनता को एक समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। आज जनताओं में आप बता दें कि युवाओं को क्या मिला। आज युवा बेरोजगार बैठे हैं, जॉबलेस है, सबसे ज्यादा हुआ प्राइवेटाइजेशन हुआ। आज इतने हम कह रहे हैं कि आपने अग्निवीर स्कीम पे क्या निर्णय लिया? कोई निर्णय नहीं लिया। अग्निवीर स्कीम तो बहुत बड़ा मुद्दा थी ना, आप उस पर जवाब दे दीजिए कि आज देश का युवा अग्निवीर स्कीम तो लाई आपने, उसके अलावा जो 1.5 लाख भर्तियां थी जिनके इंटरव्यू तक कंप्लीट हो चुके थे, फिजिकल हो चुका था, आपने वो उस पर रोक लगा दी। महिलाओं की बात ले लीजिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, बहुत अच्छी बात है लाए, लेकिन आपके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मैं नहीं समझ पाती कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की भागीदारिता जो है वो भी इतनी ज्यादा है, क्योंकि कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है। आप कहते हैं कि 2029 में जनगणना होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच में तो परिवर्तन लाइए। आप सोच में परिवर्तन लाइए, इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, वो तब की बात है, लेकिन आप अभी से आगे तो बढ़ाइए। तो कथनी करने में कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। और बात है, आप आपके कार्य की बात कीजिए ना, बार बार एक धर्म की बात पे क्यों आगे आते हैं? विक्रम जी, मुद्दों से भटका रहे हैं आप, विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और धर्म पे ला करके, आरक्षण की बात को ला करके और जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं। आशीष जी देखिए, चाहे आरक्षण की बात हो, संविधान की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने इन मामलों में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। कांग्रेस पार्टी ने इनको जरूर मुद्दा बनाने का एक प्रयास, इनका असफल प्रयास जो कर रहे हैं वो जनता के बीच में जाके जरूर कांग्रेस पार्टी कर रही है। रही बात, अभी मेरे साथी बोल रहे थे महिला अस्मिता की, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण की जो घोषणा की है सदन के अंदर, वो 33% आरक्षण मिलेगा। कोई भी चीज में अमूलचूल परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए एक जमीन तैयार की जाती है, उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। तो अब जो माहौल जो अब बनेगा वो 2029 के बाद में जो भी इलेक्शन आएंगे उसमें देखने के लिए मिलेगा। और देश की जनता ने जिसके प्रति विश्वास व्यक्त किया है, देश की जनता ने जिसके कमिटमेंट और वादों पे विश्वास किया, चुनाव के परिणाम उसी में तो बदलते हैं। और वो देश में चाहे 19 में हो, चाहे 14 में हो, चाहे 24 में हो, आप देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी संख्या के साथ 400 के सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास अपना ना कोई कैडर बचा है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास कोई विजन बचा है। इसीलिए मुद्दाहीन राजनीति करके कांग्रेस पार्टी उसी की ओर आगे बढ़ना चाह रही है। ठीक है, हरियाणा में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया था, पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, तो इस बार के चुनाव में क्या लगता है, क्लीन स्वीप कर पाएंगे? बिल्कुल होगा आशीष जी। देखिए, आप और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार भी, मैं राजस्थान के विषय में भी आपको बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि 7 से 8 सीटें हम जीतेंगे, हम धौलपुर जीत रहे हैं, हम भरतपुर जीत रहे हैं, हम करौली जीत रहे हैं। लेकिन बाद में जब चुनाव परिणाम आए तो क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी दोनों बार 25 की 25 सीटें जीती। तो आने वाले चुनाव में आप 4 तारीख को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ जीतने, कांग्रेस को वोट देने के लिए उनके पास ना तो कोई जनता के पास मुद्दा बचा है, ना उनके विजन पे विश्वास है, ना उनके नेता के प्रति जनता की कोई आस्था है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने इन चुनाव में कहीं कोई चुनौती नहीं, और कांग्रेस तो पूरी तरह विफल रही है पूरे चुनाव के अंदर। अनुश्री जी, हरियाणा का दंगल काफी रोचक हो चला है, काफी सभाएं हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आ सकती है। क्या मानते हैं हरियाणा को लेकर, क्या क्लीन स्वीप करने के जो मंसूबे हैं बीजेपी के वो कामयाब हो पाएंगे? जी देखिए, निश्चित रूप से नहीं होंगे, क्योंकि मैं जहाँ बात ले लूँ, आज ये बात करते हैं तो बीच में अभी इन्होंने एक स्वाति मालीवाल जो मुद्दा था उसको भी काफी बहुत ज्यादा उस पर राजनीति की थी। आज ये महिला अस्मिता की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब देश का गौरव भारतीय महिला पहलवानें रोड पे बैठी थी, तब ये लोग कहाँ गए थे? तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई थी? मणिपुर
कि जो इतनी हिंसक घटना हुई तब माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे बैठे थे, क्यों उन्होंने कुछ नहीं बोला? आज वो स्वाति मालीवाल मुद्दे पे इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस अचानक से सक्रिय हो जाती है, तुरंत सक्रिय हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के मुद्दे। और आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा का मैं समझ पा रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का जो निकल कर आते हैं, ओलंपिक्स में आते हैं, तो वो हरियाणा राज्य से आते हैं। और हरियाणा मुझे लगता है कि इस बात से भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से नाराज है। बिल्कुल, चलिए चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल हमने बात की हरियाणा की, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली की 7 सीटें 2009 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का कब्जा था। 2014 में पूरी की पूरी 7 सीटें बीजेपी ने हथिया ली। 2019 की बात करें तो लगातार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 7 की 7 सीटें फिर से अपने कब्जे में की। लेकिन इस बार चुनाव रोचक हो चला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर बीजेपी से मोर्चा लेने का प्लान बनाया है। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रही है। विक्रम जी, जिस प्रकार से अगर बात करें पिछले चुनाव की, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के अलग प्रत्याशी थे और आपसे मुकाबला हो रहा था। अब की बार दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है और 7 की 7 सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाई है। कितना चैलेंज मानते हैं? क्या 7 की 7 सीटों को लेकर के क्लीन स्वीप की हैट्रिक के मंसूबों पर पानी फेर देंगे? देखिए आशीष जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी। इंडी गठबंधन की आप बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तो गलबाएं कर रही हैं, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के प्रति किसी भी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। तो एक क्षेत्र में आप गठबंधन कर रहे हैं और दूसरी जगह आप स्वतंत्र हैं, तो जनता आपके इस गठबंधन को वैचारिक रूप से जो मेल मिलाप आपका उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। और दिल्ली की जनता ने पिछली 2 बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था उसी के रूप में मतदान करेंगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा दिल्ली की जनता ने भली भांति देख लिया है। जिस तरह से शराब घोटाले के अंदर वो अभी तक जमानत पे हैं, 1 तारीख तक तो जनता ने महसूस कर लिया है कि जो आदमी सिर्फ इस बात का ओढ़ता, चेहरा ढक के रखता था कि मुखौटा लगा रखा था कि ईमानदारी के नाम पे सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल है, वो जनता ने उन पे हुए मुकदमों में और जिन मामलों में उनको बेल पे हैं, उन मामलों को देश की राजधानी दिल्ली बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। और इसी का कारण है कि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पे का कोई प्रभाव दिल्ली के अंदर कम से कम नजर नहीं आएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहां पर हैट्रिक लगाकर 7 की 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। अनुश्री जी, दिल्ली में जिस प्रकार से प्लानिंग की गई कि लगातार 2 चुनाव हार रहे थे आप भी और आम आदमी पार्टी भी, इस बार दोनों ने हाथ मिलाया है, बीजेपी को चुनौती देने का प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं। आम आदमी की जो साख थी जनता की नजरों में, इन कार्रवाइयों के बाद कहीं न कहीं प्रभावित हुई होगी उनकी साख भी। और इस साख का क्या आपको इम्पैक्ट नजर आता है? क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई? जी देखिए, इससे साख पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो खुद ही इतनी बौखलाई हुई है कि इस तरीके के कृत्य करे जा रही है। चाहे आप झारखंड में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ले ले या दिल्ली में ले ले। इसके अलावा कांग्रेस में जो बैंक अकाउंट फ्रीज किए, तो कहीं ना कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने पावर्स यूज कर रही है अननेसेसरी के, तो वो बौखलाई हुई है। कहीं ना कहीं उनको डर है कि हमारे पास सोर्सेज होंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, या फिर हमारा जो जनता का माइंड डाइवर्ट कर रही है या फिर हमको सोर्सेज के थ्रू रोक रही है। तो जनता इस चीज को समझ रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के आते ही गिरफ्तारियां हो रही है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में खुद रहकर आई हूँ और जहां तक मैं बात करूं, मैं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा को छेड़ देती हूँ एक बार, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में कम से कम मैं 1 महीने से ज्यादा ऊपर रहकर आई हूँ। पूरा स्लम एरिया है और उस एरिया को मैं जितना समझ पाई हूँ ना, वहां के सांसद रहे हैं मनोज तिवारी जी, एग्जिस्टिंग है अभी भी, लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है वहां पे। वहां की जनता इतनी दुखी है, पानी से लेके हर चीज को लेकर। तो बात होती है, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि मुझे विश्वास है। आप विश्वास मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। हमें मौका मिलेगा, हम निश्चित रूप से काम करेंगे। हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारे मुद्दों में ये सारी बातें हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो है उनमें काम की बातें हैं, हमारे रोजगार की बातें हैं, या हम आगे ये करेंगे इसकी बात है। बिल्कुल, दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें
2009 का चुनाव, 2009 के चुनाव में 57% वोट शेयर कांग्रेस का था। कांग्रेस का होल्ड था, 35% बीजेपी के पास गया और महज 5% बीएसपी के पास में था। 2014 में बात करें तो आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है, 46% वोट बैंक चला जाता है बीजेपी के पास में, 33% पर कब्जा होता है आम आदमी पार्टी का और महज 15% वोट बैंक पर सिमट जाती है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा होल्ड था 57% से 15% पे आते हैं। और बात करें 2019 की, 2019 में 56.9 मतलब 57% बीजेपी का वोट शेयर रहा और 22% कांग्रेस का और 18% आपका। तो लगातार ये वोट शेयर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। अस्तित्व की लड़ाई कहां दिल्ली में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी विधानसभा में सरकार चला रही है, वहां उनको बहुमत मिलता है, लेकिन लोकसभा में फेल हो जाती है। तो इस बार क्या लगता है, आम आदमी से हाथ मिलाने से बेनिफिट मिल जाएगा? अगर आप दोनों के वोट भी जोड़ लिए जाए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का दोनों का 18 और 22 टोटल मिला लिया जाए तो भी 40% के आसपास वोट शेयर होता है। फिर भी बीजेपी में 7 की 7 सीटें जीतने की बात की जाती है, क्लीन स्वीप की बात की जाती है। कैसे चैलेंज करेंगे? आशीष जी देखिए, हर समय परिस्थितियां एक नहीं रहती। जैसा कि मैं पहले कह रही थी, जनता को आप बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। जो इन्होंने वादे किए थे आज ये 10 साल में पूरा नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि जनता की तो यही मांग है, जनता सिर्फ अपने वादों से या अपने काम से संतुष्ट रहती है। अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया है और निश्चित रूप से जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका हमको पूरा फायदा मिलेगा, क्यों मिलेगा? जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव में आते ही जो हमारा गठबंधन होते ही जेल में डाल देते हैं और जबरदस्ती के जो आरोप लगाते हैं, तो उस चीज को लेके अभी जमानत पे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। तो जनता इस चीज को समझ रही है, जनता की उनसे सिंपैथी जुड़ रही है। उन्होंने जनता के लिए काम किया है और आगे करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, वो बाहर आए हैं, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? जी देखिए, जनता इस चीज को समझ रही है, जनता की भावना उनसे जुड़ रही है कि किस तरीके से चलते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनको जेल के पीछे डाला था। जिस तरीके से कांग्रेस के भी बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, तो कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र है, जनता ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ है, सारी की सारी पढ़ी लिखी है, जनता समझ रही है इस बात को कि क्या हो रहा है इस देश में। और आगे अगर जनता इसी रास्ते चलती रही तो आगे क्या होगा? तो वोटिंग राइट तो सबसे बड़ा राइट है। विक्रम जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है और वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, जैसा अनुश्री जी ने कहा कि उनको बेनिफिट होगा, तो क्या आपको नुकसान होगा अरविंद केजरीवाल की बेल से या बेनिफिट होगा? देखिए आशीष जी, अरविंद केजरीवाल का एक समय दिल्ली के जनता के अंदर कुछ भी प्रभाव रहा होगा, लेकिन अब देश की जनता और दिल्ली की जनता ने उनकी नब्ज को, उनकी सोच को, उनके विचारों को अच्छी तरह से पहचान लिया है और समझ लिया है। इसके कारण देश की जनता किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के साथ नहीं जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, उनके नेता के कमिटमेंट के प्रति विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के पास और इंडी गठबंधन के पास तो संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ बदनाम करने पर, उन पर उंगली उठाने के अलावा कोई औचित्य और तथ्यात्मक बात नहीं है। ये एक एजेंडे की तरह चलाते हैं कि साहब मीडिया को ये गोदी मीडिया बना देते हैं, न्यायालय के फैसलों पे सवाल उठाते हैं, जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो देश की जनता इन सब बातों को देख रही है कि आपका किसी के भी प्रति विश्वास नहीं है। सिर्फ अगर आप ईमानदार हैं और आप स्वच्छ छवि के हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी खुद ही हैं। तो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए। इसके कारण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का प्रभाव, पिछली 2 बार भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती थी। और आज भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। फिर भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं बात की 7 की 7 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्वाति मालीवाल केस हुआ है, इस केस से भी क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जहां सत्ताधारी दल को, बीजेपी को लगातार विपक्ष घेरता नजर आ रहा था और अब विपक्ष के पास उनको घेरने के लिए अब सत्ता पक्ष के पास भी एक मौका मिल गया है। देखिए, महिला स्मृति कोई राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की सोच का विषय नहीं है। उनके साथ जो घटना हुई है वो उनके ऑफिस के अंदर हुई है, उनके पीए द्वारा की गई है। तो ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में पहले से भी रही हैं। और उसके बाद जो घटना हुई है उसके बाद उनमें कोई संज्ञान ना लेना, कोई विषय पे उनका बोलना नहीं। कानून ने अपना काम किया, उनकी गिरफ्तारी होना और इस विषय पे पूरी जांच होगी और पूरी गहराई से छानबीन होकर वो तो प्रशासन या संवैधानिक संस्थाएं बता पाएंगी कि इस मामले में की गहराइयां कहां तक है और इनके विषय क्या रहे। ठीक है अनुश्री जी, चलते चलते अंत में आपसे मैं जानना चाहूंगा, स्वाति मालीवाल ने जो मामला दर्ज कराया है, जो लगातार आरोप वो लगा रही हैं कि सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने उनके साथ मारपीट की है,
तो एक सीएम हाउस में महिला सुरक्षित नहीं है, वो प्रदेश में क्या सुरक्षा देंगे महिलाओं को, देश में क्या सुरक्षा देंगे? जिस प्रकार से विपक्ष पूरा गठबंधन, इंडी गठबंधन मिलकर के मोदी सरकार को घेर रहा था, और आपने भी अभी कुछ ही देर पहले मणिपुर को लेकर के, महिला सुरक्षा की बात को लेकर के घेरना चाहा है उनको। ऐसे में अगर स्वाति मालीवाल केस दर्ज करा रही है, उनके केस में सच्चाई है, तो क्या कहेंगे, क्या दिल्ली के दिल को जीत पाएंगे या फिर गिर जाएंगे? जी देखिए, स्वाति मालीवाल केस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो चीज सही है वो सामने आनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि अभी जो मेरे भाई ने भी ये बात बोली कि संज्ञान क्यों नहीं लिया, दिल्ली पुलिस तो तुरंत सक्रिय हो गई थी, लेकिन संज्ञान तो उन बातों पे भी नहीं लिया गया। अगर महिला अस्मिताओं की बात लेते हैं, जब महीने महीने भर तक महिला पहलवानें रोड पे बैठी थी, या फिर मणिपुर की घटना की बात ले ले जिसमें भारत के सीजीआई तक ने उस घटना को इतनी विभत्स बताया था और उस पर संज्ञान लिया था, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे थे उस घटना पे? बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री जी और बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल किसी और एजेंडे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।